अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। 2002 में कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। किसी शख्स को एक बार सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सज़ा के बाद भी वो कभी इंतखाबात ना लड़ सके? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62 1F के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस से यह तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। हयात इंतखाबी नाअहली केस, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम रिमार्क्स। सवाल उठाया कि किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि कोई सजा के बाद कभी इंतखाबात न लड़ सके? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील साकिब जिलानी ने भी ताहयात नाअहली की मुखालफत की। कहा अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल हो चुका है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस से ये तासुर न लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल कर लें। केस की मजीद समाअत अब 4 जनवरी को होगी। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म कैसे दे सकती है? आइन की कौन सी शिक अदालत को ऐसा करने की इजाजत देती है? जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आ गए। कहा लापता अफराद के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। लापता अफराद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा हर इदारे को अपनी हुदूद में अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। नोटिस नहीं किया लेकिन अटॉर्नी जनरल यहाँ मौजूद हों तो बेहतर होगा। चीफ जस्टिस ने कहा पार्लियामान को कानून साजी करने का हुक्म नहीं दे सकते। हम समझते थे कि मिसिंग पर्सन्स का मसला अहम है, इसलिए केस लगाया। दरख्वास्त का मौक़िफ़ था कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में लापता अफराद कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने अब तक कुछ नहीं किया। दरख्वास्त गुजार एतजाज हसन के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों पर दरख्वास्त बहैसियत मजमूई दायर की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन सियासी अफराद के नाम लिए गए इनको भी मासूम अफराद की फहरिस्त में शामिल करें। शुएब शाहीन ने कहा कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2200 लोग लापता हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कितने लोग पासयाब हुए। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। लापता अफराद केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। डायलॉग बाजी यहाँ ना करें। आपने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं किया। आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार के वकील शुएब शाहीन से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको ना सियासी बातें करने देंगे ना ही सियासी पॉइंट स्कोरिंग। चीफ जस्टिस का रिमार्क्स में कहना था कि हम यहाँ सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दे सकते हैं ना ही अपना मजाक उड़ाने की। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत पार्लियामान को कैसे कह सकती है कि फुला कानून साजी करें? आइन की कौन सी शिक अदालत को इजाज़त देती है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे? Specifying certain individuals, how can you plead on behalf of another person unless that person is a underprivileged person? That's a different thing. Mr. Sheikh Rashid may tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. How can you take him? There are certain basic principles of drafting. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. You cannot just use a person's name. And are all these persons aligned to certain political party? Then it becomes a political matter that you're bringing to the court. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. And these are persons who wax eloquent on television every day. अगर आप इसको पॉलिटिकल लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम आपको इजाजत नहीं देंगे। अगर नहीं, आप बिल्कुल अभी तक जो आपने बातें की हैं सारी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बातें की हैं, ठीक है। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम से दुनिया भर के मुसलमान इस्तिराब में हैं। हमारा पहला मुतालबा फ़लस्तीन से जंगी जुनून का खात्मा है। कुछ लोगों ने इसराइल के बजाय हमारे खिलाफ महाज खड़ा कर रखा है। किसी भी मसले पर एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने लाहौर में यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें गवर्नेंस सिस्टम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मुल्क में 10,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। मुल्क की आमदन और ख़र्च में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। टैक्स वसूली की शरह को बढ़ाना होगा।
How is Palestine already agreed to the historical, 22% of the Palestine to the historical existence of Palestine already. The whole world is talking on the pre-1967 border line with Al-Quds as its present. We have exploited the forum of OIC, we have exploited other international forums. We should just support them whatever they say. We should be on their side no matter what. Instead of creating a front against the state of Israel, they have started a front against the current government. पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था हाईकोर्ट सिर्फ सूबे तक फैसला कर सकती है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए हुए हैं। वफाकी हुकूमत का कहना था हम इस केस में फ़रीक नहीं बनना चाहते, नोटिस जारी हुआ तो मावनत करेंगे। पीटीआई ने दौरान समाअत अपना मौक़िफ़ देने की इस्तदा कर दी, समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और पेशावर हाईकोर्ट का फैसला। पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की है। कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तनाई जारी किया गया। एडवोकेट जनरल ने कहा हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं, हमें इस केस से निकाला जाए। अगर हमें नोटिस जारी किया जाता है तो फिर अदालत की मुआवनत करेंगे। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी हमारा भी यही मौक़िफ़ है। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद का कहना था अदालती फैसला एक तरफा था जो गैर कानूनी है। कि बगैर इलेक्शन कमीशन को सुने जो सारी रिलीफ मेन पोजीशन में मांगी थी वो लर्नेड जज साहब ने उस ऑर्डर में दे दी थी। तो इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा ये की है कि वो ऑर्डर रिकॉल किया जाए और दोनों इलेक्शन कमीशन और पीटीआई को सुनने के बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर किया जाए। अदालत ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया। तहम पीटीआई की जानिब से मशाल यूसुफजई पेश हुई और पार्टी का मौक़िफ़ देने की इस्तदा की। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने PK 91 रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए RO कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। PK 91 कोहाट में RO से मुतालिक फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाईकोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया, आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं? RO कोई भी हो क्या फर्क पड़ेगा? बिला वजह की दरखास्तें क्यों दायर की जा रही हैं? आपको जुर्माना क्यों ना करें? जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हलके के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन 5 जनवरी मुकर्रर। कागजात मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी होगी। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर 16 जनवरी तक फैसला करेंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 18 जनवरी होगी। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा है कि सियासी मैदान में कभी गालियां तो कभी तालियां बजती हैं। सियासी जमातें बावर कर रही हैं कि हमें इक़्तिदार दो, प्रोग्राम की बात कोई नहीं कर रहा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि किसी के मंशूर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, अब वक्त आ गया है कि इसकी तलाफी करें। जो सियासी मैदान है ये एक बड़ा पेचीदा मैदान है। यहाँ कभी गालियाँ होती हैं और कभी तालियाँ होती हैं, यहाँ कभी वाह वाह होती है, कभी आ होती है। आज देखें हर पॉलिटिकल पार्टी ये बावर कराने पर उसका पूरा जोर है कि हमें इक़्तिदार दो, हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। प्रोग्राम की बात कोई नहीं करता, मंशूर की बात अव्वल तो करता कोई नहीं है, और अगर मंशूर हो आप देखें तो उनका हकीकतों से दूर दूर तक वास्ता नहीं। अब वक्त ये आ गया है कि इन गलतियों की तलाफी करें। अभी वक्त है कि सियासी कुव्वतों को सर जोड़कर इन मसाइल के हल के लिए इकट्ठा होना होगा। एक प्लेटफॉर्म पर
एक मिनिमम कॉमन ग्राउंड का तयन करना होगा। सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं, सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी से बिगाड़ नहीं चाहता। परवेज़ खटक कहते हैं इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, कोशिश है इलेक्शन में हर जगह से हिस्सा लें, किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, किसी को इलेक्शन ना होने का खदशा है तो घर बैठ जाए, आवाम को बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहता। सियासत में कोई हरफ आखिर कोई चीज़ नहीं होती। मेरे तो सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं किसी से बिगाड़ नहीं चाहता और ना बिगाड़ है। मैंने फैसला किया कि मैं किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, कोई खदशा नहीं है। किसी को खदशा है तो वो घर बैठ जाए, जो भी इत्तेहाद करेगा वो मेरा ख्याल है धोखा ही देगा, क्योंकि मंशूर अलग, बातें अलग, वादे और, तो मेरा ख्याल में जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल इलेक्शन की तैयारी करें और खदशात ना। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने कहा है कि 2011 में जो मुजस्मा तैयार किया उसकी आज भी हिफाजत और सरपरस्ती हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मुजस्मा बनाने वाले एतराफ़ जुर्म नहीं कर रहे, सिसिलियन माफिया, डॉन माफिया के अल्फाज वापस नहीं लिए लेकिन मासूम के अल्फाज दे दिए गए। में जो मुजस्मा तैयार किया गया था उस मुजस्मे की आज भी हिफाजत और उसकी सरपरस्ती हो रही है। जब वो मुजस्मा नाकाम हुआ, इसके बावजूद भी उसकी आज तक हिफाजत इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी अनाज ज़िद के लिए कि कहीं ये नाकामी हमारे ज़ुम्मे ना आए कि मुजस्मा बनाने वाले इतराफ़े जुर्म नहीं कर रहे। सिसिलियन माफिया का, डॉन का आज तक उसको वापस नहीं लिया गया उन अल्फाज को, मगर दूसरों के लिए गुड टू सी यू और मासूम के अल्फाज नए दे दिए गए। ये जो न्यूज़ चल रही हैं जमशेद दस्ती के हवाले से, मैं अपने पाकिस्तान के अदारों को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, हक़ाइक़ क्या हैं। अगर किसी ने किया है तो उसको सजा मिले और अगर किसी ने ड्रामा किया है तो उसकी भी सजा मिलनी चाहिए। चंद रोज में नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम का ऐलान करेंगे। नून लीग का मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है। खुर्रम दस्तगीर की गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क की तरक्की का एजेंडा लेकर आए हैं। 9 मई के हवाले से बहुत तकरीब हुई। इन दिनों में जब मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के 2024 के मंशूर का ऐलान करेंगे, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है। लिहाजा हम तो इस मुल्क की तरक्की का एजेंडा लेकर आए हैं, जमहूरियत की मजबूती का एजेंडा लेकर आए हैं, पाकिस्तान का झंडा ऊंचा करने का एजेंडा लेकर आए हैं। तकरीब बहुत हुई है, चाहे वो 9 मई की थी, चाहे वो उससे पहले थी। नफरत की तकरीब हुई है, आग लगाने की तकरीब हुई है। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना दिफाई तंसीबात पर हमला करने से नहीं होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए उनके घर जा पहुँचे। मुलाकात में सरबरा मुस्लिम लीग क़ाफ की अयादत की, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि चौधरी शुजात ने रवादारी और मफाहमत की सियासत की, मोहसिन नकवी ने खिदमत, कारकर्दगी और मेहनत की आला मिसाल कायम की है। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क के आवाम है। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं उम्मीद है आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। 9 मई के वाक़यात में PTI के टॉप लीडर मुलव्विस थे, इस वजह से उनके नामजदगी फॉर्म रद्द हुए। आवाम पहचानती है कि मुश्किल वक्त में कौन उनके साथ खड़ा रहा है और कौन उनको छोड़ के चला गया है। आवाम जानती है कि इमरान खान की आमरीत से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च करके और फिर आईनी तरीके से, पहली बार आईनी तरीके से मुल्क के वजीर आजम को हटाया। ये सब आवाम को पता है कि कौन ये सब काम कर रहा था। नून लीग की हालत ये है इस वक्त में, ज्यादा जरूर हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने अपने सारे पुराने जो थे जिन्होंने स्ट्रगल किया सिंध में, उनको छोड़ के एक ताजा ज्वाइन किया जिसने अब ये नए जमात धारिक सियासतदान जो है ना जो सदर बन गया। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल, मजीद सबूत मंजर आम पर आ गए। 31 दिसंबर को बाजोड़ में मारे गए 3 दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा मिला। 29 दिसंबर को मीर अली में हलाक 5 दहशतगर्दों से M4 कार्बाइन, AK-47 और दीगर गोला बारूद बरामद हुआ था। नौशकी और पंजगुर में BLA ने फरवरी 2022 में इन्हीं हथियारों से FC कैंप पर हमला किया था।
98% पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया। वजारत दाखिला का सेनेट में तहरीरी बयान, कहा बाढ़ लगाने का 2% काम तनाज़ात की वजह से रोक दिया गया है। खतरात के बावजूद कोशिश है काम मुकम्मल किया जाए। मामला मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी में ज़ेर बहस है। इस वक्त तमाम रिवायती रास्ते और गैर कानूनी क्रॉसिंग बंद किए गए हैं। क्वेटा वीडियो स्कैंडल केस में सेशन जज ने 2 मुल्ज़िमान को बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि इस्तिग़ासा केस में मुकदमे को साबित नहीं कर पाई किसी भी माकूल शक व शुबे से बालातर इल्ज़ाम लगाया गया। ट्रायल कोर्ट का नाकिस फैसला काबिल एतमाद नहीं। जुडिशल मजिस्ट्रेट 7 ने गुज़िश्ता साल 11 अक्टूबर को मुल्ज़िम हिदायतुल्लाह और खलील को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। और अब कुछ बाद जापान में ज़मीन की लर्जिश के तबाहकुन असरात की। ज़लज़ला में 48 जानें ज़ाया हो गईं, 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। सड़कों पर दरारें पड़ गईं। मुतासर मकामात से तकरीबन 1 लाख अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। 7.6 की शिद्दत से आने वाले ज़लज़ले ने अशिकावा के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिला डाला। सड़कों पर दरारें पड़ गईं, गाड़ियों का हशर नशर हो गया। तकरीबन 32,000 घर बिजली से महरूम हैं। मुख्तलिफ वाक़यात आतिशज़दगी का सबब भी बने। आफत बीतने के बाद लोग नुकसानात का अंदाज़ा लगा रहे हैं। शदीद मुतासरा रिहायशी इलाकों के मकीनों को आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया। ज़लज़ले ने सबसे ज्यादा तबाही लोटो जज़ायर में मचाई, जहाँ सुनामी की लहरों ने सब कुछ तहोबाला कर डाला। ज़लज़ले के वक्त पेश आए मजीद वाक़यात की वीडियोस वायरल हुई, जिनमें सड़क पर खड़ी गाड़ियों को बुरी तरह हिलते देखा जा सकता है। मुतासरा मुकामात से रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात वज़ीर आज़म ने मीडिया को बताई। दूसरी जानिब जापानी हुकूमत ने मुतासरीन में इमदाद की तकसीम शुरू की तो सैकड़ों अफराद मुनज़्ज़म अंदाज में लाइन लगाकर खड़े हो गए। और अब जिक्र गजा की सूरत हाल का। दुनिया भर की मजम्मतों के बावजूद इसराइली हमले थम न पाए। गजा में अमवात की तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई। गुज़िश्ता रात हुए हमलों में मजीद 180 शहरी शहीद हो गए, जबकि जख्मियों की तादाद 57,697 हो गई। 87 रोज़ा जंग के सबब इसराइली फ़ौज भी नफसियाती मसाइल का शिकार हो गई। सहूनी फौजियों ने बंदूकों का रुख एक दूसरे की जानिब कर दिया। साल बदला, गजा का हाल और तबाहाल हुआ। इजरायली तैयारों ने आतिशो आहन की बरसात जारी रखी। जबालिया, मगाजी, नसीरात कैंपों पर बमबारी से मजीद 180 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में तिब्बी सहूलियात के बहरान से कैंसर के मरीजों की जान दांव पर लगी है। तुर्क अस्पताल ने तकरीबन 10,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई। खान यूनिस में अल-कस्साम ब्रिगेड और सेहूनी फौज में शदीद झड़पें हुई। कई इजरायली फौजी मारे गए। मुतादिद फौजी गाड़ियाँ और टैंक भी तबाह हुए। गजा में तैनात फौज नफ्सियाती मसाइल से दो चार होने लगी। मगरबी मीडिया के मुताबिक इजरायली फौजियों ने एक दूसरे पर बंदूकें तान ली। फ्रेंडली फायर में अब तक 29 फौजी मारे जा चुके हैं। गजा में बढ़ते जानी नुकसान के सबब इजराइल ने टैंक और कई एहलकारों को वापस बुला लिया। उसकी एक वजह जनूबी अफ्रीका की जानिब से इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करना भी करार दिया जा रहा है। और अब खबरें खेल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट में फतह का जश्न। कौमी स्क्वाड की सिडनी में प्रैक्टिस। फील्डर्स की बॉल पकड़ने की मशकें। बैटिंग और बॉलिंग में खामियों पर काबू पाने की कोशिशें की गईं। प्लेइंग 11 कल कैंगरूज के खिलाफ मैदान में उतरेगी। सैम अयूब डेब्यू करेंगे। साजिद खान को भी मौका दिया जाएगा। व्हाइट वॉश से कैसे बचा जाए, कैंगरूज पर किस तरह हावी हुआ जाए। शाहीनों को सिडनी में फतह की तलाश। तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए 11 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। टीम में बड़ी तब्दीलियां। ओपनर इमामुल हक की जगह नौजवान साइम अयूब डेब्यू करेंगे। शाहीन अफरीदी की जगह साजिद खान को मौका दिया जाएगा। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान, हसन अली, मीर हमजा और आमिर जमाल प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। टाकरा ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के बाइस पिंक टेस्ट कहलाएगा। और अब कुछ दीगर खबरें। सर्दियां आते ही अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। कोयटा शहर में फी दर्जन अंडे 420 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। मजीद जानेंगे कोयटा से बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। सर्दियां आते ही अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया है। कोयटा शहर में भी फी दर्जन अंडों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और 420 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। मजीद जान लेते हैं कोयटा से बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। ऐसी दुकान पे जहाँ पे आपको बेतहाशा अंडे नज़र आ रहे होंगे जो बिकने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे ख़रीदार बहुत कम है। इसकी बड़ी वजह यही है कि जैसी सर्दियाँ आती हैं तो अंडों की मांग जैसी बढ़ना शुरू हो जाती है तो अंडे महंगे हो जाते हैं। इस टाइम जो मैं होलसेल दुकान में मौजूद हूँ, यहाँ पे होलसेल में अंडों की
अंडों की जो प्राइस है वो 380 रुपये दर्जन है और जबकि रिटेल में जाके ये 400 से ऊपर बिकते हैं। जी बताइएगा, अंडों की जो प्राइस है वो क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? पिछले साल गवर्नमेंट ने जो है ना फीड के जो रेट्स थे उसको हब करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से फार्मर ने प्रोडक्शन डालने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो महंगाई में अब इजाफा हो रहा है। वहाँ फार्म के अंदर पोल्ट्री के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ पोल्ट्री में जो मुर्गी की जो किल्लत है उसकी वजह से ये डिमांड में जो है ना ज़्यादा सप्लाई डिमांड ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से ये जो है ना रेट वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। जी आपने सुना कि लोगों के कहना है कि 2024 हो जाएंगे, जब हुकूमत आई तो उससे बहुत उम्मीदें हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी कि महंगाई के जिनको काबू कर सकें और जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको काबू करके एक आम में जो ख़रीदारी है वो लाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया। भारतीय बहरिया के हादसात में इजाफा हो गया है। 2014 के बाद 11 हादसात में भारतीय बहरिया के 21 अफसरान और जवान हलाक हुए। भारतीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च 2023 को भी भारतीय बहरिया का हेलीकॉप्टर बहरा अरब में डूबकर तबाह हुआ। गुज़िश्ता साल भी जहाज़ पर धमाके के नतीजे में 3 सेलर्स हलाक हुए। पाकिस्तान 4 मरतबा भारतीय आबदोज़ों का पाकिस्तानी पानियों में सुराग लगाकर भारतीय बहरिया की नाकिस कारकर्दगी का सबूत दुनिया के सामने रख चुका है। न्यूयॉर्क में खूनी ट्रैफिक हादसा, 2 वाक़यात में 5 अफराद हलाक और 8 ज़ख्मी हो गए। पहला वाक़या ब्रुकलिन ब्रिज पर पेश आया, 2 गाड़ियों में तसादुम से 5 जानें चली गईं। इस हादसे में 1 शख्स ज़ख्मी भी हुआ। दूसरा वाक़या मैनहट्टन के मिड टाउन में पेश आया, जहां ट्रक फुटपाथ पर चढ़ने से एक खातून ट्रक के नीचे फंस गई। इस वाक़े में 6 राहगीर ज़ख्मी हुए। नाइजीरिया में साल नौ का जश्न खत्म ना हुआ, अबूजा में जर्द और सफ़ेद रंग छा गया। लागोस परेड का रंगारंग अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। नाइजीरिया में नए साल की सुबह धूम धड़के के साथ हुई लागोस परेड ने अबूजा में खूब रंग जमाया। नाचते गाते रूप बहरूप भरे अफराद सड़कों पर निकल आए और खूब हल्ला गुल्ला किया। झूमते गाते अफराद कदीम अफ्रीकी कबाइल की याद ताज़ा कर रहे थे। शहरियों ने कहा, माशी अबतरी का गम गलत करने का इससे अच्छा बहाना नहीं मिल सकता। लागोस परेड नाइजीरिया की साल नौ तकरीबात का हिस्सा है। एक अफ्रीकी कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद साल साल नए साल के सुबह का आगाज इसी अंदाज में कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।